गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में मैथ्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9th में फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये चैप्टर हमारा संख्याओं से संबंधित हैं। संख्याएं कौन सी होती हैं इसके बारे में सभी बच्चों को पता है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो संख्याएं यानी काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे ये आगे तक चलती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये हमारी नॉर्मल काउंटिंग है जिनको हम संख्याएं कह देते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ये आगे चलती रहती हैं। तो ये संख्याएं हमने पहले पढ़ी हैं, पहली क्लास से इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और आगे इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये आगे तक चलती रहती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। डैश डैश का मतलब है कि ये चलती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो हमने प्राकृत संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, इसके आगे यदि हम 0 भी इंक्लूड करें इसमें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 ऐसे चलती हुई आगे तक बढ़ती रहती हैं, इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम काउंटिंग को कहीं तक भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद थर्ड आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांकों में पहले हम ये पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ये तो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यदि इन पूर्ण संख्याओं में हम माइनस वाले नंबर भी ले लें, नेगेटिव पॉइंट नंबर्स को ले लें, ऋणात्मक पूर्णांकों को ले लें, तो वो हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। यानी 0 सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, इन सबको मिला दिया जाए तो इनसे बन जाते हैं पूर्णांक। तो 0 के राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे धनात्मक संख्याएं हैं। जीरो के लेफ्ट साइड पे यदि हम देखें तो ये हमारे ऋणात्मक संख्याएं हैं। 0 ना तो ये धनात्मक संख्या होता है ना ये ऋणात्मक संख्या होता है, तो इसे हम ना तो धनात्मक में इंक्लूड करते हैं ना ऋणात्मक में इंक्लूड करते हैं। नॉर्मली पूर्णांकों को हमने पहले पढ़ा है 8वीं क्लास में। वैसे तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सभी को हम पढ़ चुके हैं। तो जो पूर्णांक है इसको हम दूसरे भी मेथड से दिखा सकते हैं। ये हम संख्या रेखा बना रहे हैं। संख्या रेखा, बीच में हमने लिया 0, इक्वल डिस्टेंस पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। संख्या रेखा सभी को बनानी आती है, 8th क्लास में सीखी हुई है। 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है जिसे कि सभी बच्चे जानते हैं। तो संख्या रेखा को हम पूर्णांक कह सकते हैं। संख्या रेखा के ऊपर जितने भी अंक आते हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं। 0 के राइट साइड पे हम देख रहे हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस 0 इन सभी से पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है।
संख्या रेखा के दोनों ही साइड पे एरो का साइन है। एरो का साइन का मतलब क्या है कि ये राइट साइड में भी लगातार आगे इंक्रीज होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 1 बटा 2, 5 बटे 20, 3 बटे 4, डैश डैश। तो ये p हो गया, ये क्यू है, ये p, ये क्यू, ये p, ये क्यू। तो p बटा क्यू की फॉर्म में ये संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। तो यानी p बटा क्यू होना चाहिए और p का मान और क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर आ जाता है तो फिर वो अनंत हो जाएगा और वो एक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो इसे हम बटे के रूप में p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है। तो ये सभी डेफिनेशंस, सभी वैल्यूज़ बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ में करनी है। तो इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहां p तथा क्यू पूर्णांक हैं
तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें पूछा क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? p हम 0 ले लेंगे और q को हम ले लेते हैं 1। तो 0/1 अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो 0/1 0 को हम लिख सकते हैं। यदि हम 0 को 0/1 लिखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये p है और ये q है, तो इसे हमने p बटा q की फॉर्म में लिख दिया, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। तो इसे हमने लिख दिया, 0 को लिख दिया। अब 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 अप टू ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। जब 0/1 लिखते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। 0/2 हमने लिखा तो वो भी 0 है। 0/ हम कुछ भी लिखते हैं तो वो भी 0 आता है। तो 0 को हम ये p q हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 हो सकती है। तो क्योंकि 0/1 एक्चुअल में 0 ही होता है, 0 ही होता है, इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। एग्जाम्पल के रूप में हम दे देंगे 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा। क्लियर है सभी बच्चों को? सेकंड क्वेश्चन है, तीन और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमें केवल 6 संख्याएं बतानी हैं जो कि रेशनल है, परिमेय संख्याएं हैं। तो 3 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत मात्रा में परिमेय संख्याएं होती हैं। हम उनमें से किन्हीं भी 6 को लिखेंगे। तो किन्हीं 6 को लिखें और वो कौन सी लिखी जाए, इसके लिए हमें क्या मेथड लेना है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये 6 है इसमें कोई भी नंबर प्लस करें, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, कम से कम एक। 6 हमने निकालनी है तो 6 में हम 1 प्लस कर लेते हैं। 1 की जगह हम 2, 3, 4 कोई भी संख्या प्लस कर सकते हैं। जितना बड़ा नंबर हम प्लस करेंगे उतनी ही ज़्यादा संख्याएं हमारे पास इन दोनों के बीच की निकलेंगी और उन ज़्यादा में से हम कोई भी 6 को उठा करके लिख सकते हैं। और सबसे ईजी यही होता है कि जितनी हमें निकालनी है उसमें कम से कम 1 प्लस कर ले।
तो 1 प्लस करने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच की केवल 6 ही संख्याएं निकलेंगी, जितना हमसे पूछा गया है केवल उतनी ही संख्याएं निकलेंगी इन दोनों के बीच में। अगर हम 1 से ज़्यादा संख्या ऐड करेंगे तो हमारे पास अनगिनत मात्रा में इन दोनों के बीच में संख्याएं निकल जाती हैं। और यदि हम ऐसा लिखते हैं 2 3 4 5 6 इसमें इस तरह से प्लस करते हैं तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास निकलेंगी उनमें से हम केवल 6 को, किसी भी 6 को उठा करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कम से कम 1 प्लस कर रहे हैं, 6 + 1 7। तो क्या किया जाएगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से और डिवाइड भी करेंगे 7 से। ये मेथड इसमें यूज होगा। 3 सत्ते 21, 21/7। दूसरी परिमेय संख्या है 4, इसे हम गुणा करेंगे 7/7 से। 7 चौक 28/7, 21/7 और 28/7 ये आ जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या निकालते हैं। ये किसका आंसर है, 3 का, और ये किसकी वैल्यू आई है, 4 की। 3 तथा 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। इक्कीस बटे 7, ये हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स के बीच की संख्याएं हम लेंगे 21 और 28, इन दोनों के बीच की लेनी है हमने। तो बीच की लेनी है मीन्स इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच की होनी चाहिए, ये नहीं लेंगे हम। तो 21 के बाद अगली संख्या क्या आ जाती है, 22। 22 के बाद अगली संख्या 23/7, अगली संख्या 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इनको काउंट करके देख लेते हैं हम। देखो 28 से पहले की लेनी है, 28 को हमें नहीं लेना, तो 28 से पहले हमने ले लिया। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारी संख्याएं हो जाती हैं ये 6। तो हमसे 6 संख्याएं पूछी गई हैं और हमने 6 संख्याएं निकाल दी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3rd। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकाला जाएगा, इस बार 5 संख्याएं निकालनी है तो हम 5 में प्लस करेंगे, एटलीस्ट 1 प्लस करेंगे। 1 से ज़्यादा हम कोई भी नंबर प्लस कर सकते हैं। 5 + 1 ये आ जाता है 6। अब 3/5 नंबर इन दोनों परिमेय संख्याओं में जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 5 वो इक्वल हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड भी करेंगे 6 से। 6 तिये 18 6 पंजे 30। ऐसे ही 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/6 से। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। 18 और 24 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं हम लिख देते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। 18 के बाद क्या आता है, 19। तो ये आ जाएगी 19/30। इससे अगली आ जाएगी 20/30। इससे अगली आ जाएगी 21/30। इससे आगे आ जाएगा 22/30। इससे आगे आ जाएगा 23/30 और इससे आगे है 24। तो 24 हमें नहीं लेना, 24 से पहले तक हमें लेना है। तो अगर हम इन संख्याओं को काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्याएं निकल जाते हैं, 5 नंबर्स निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमने 3/5 और 4/5 के बीच की ये 5 संख्याएं निकाल दी हैं। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच के नंबर्स हमें ले लेने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है,
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें ये देखना है पहले कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलती रहती हैं। और यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ये चलता रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये सभी संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं के अंदर यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ये संख्याएं इसमें इंक्लूड हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे ऐसे चलता रहेगा। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हम देख रहे हैं, 0 को छोड़ करके 0 से आगे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको हम लिखेंगे सत्य। तो हमने इसमें देखा कि जितनी भी हमारे पास प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 हैं, तो ये नंबर इसमें इंक्लूड हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 डैश डैश। पूर्ण संख्याएं हम देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5, तो ये इसमें इंक्लूड है। सेकंड पार्ट आ जाता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो अब ये देखो कि पूर्णांक कौन से होते हैं। पूर्णांक यदि हम देखें तो 0 1 2 3 डैश डैश -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो ये हमारे सभी पूर्णांक हैं, जिसमें 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो एक पूर्ण संख्या होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमने देखा 0 1 2 3, ये ऐसे चलती रहती हैं। तो इसमें ध्यान से देखते हैं जितने भी पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं। केवल यहाँ से ये जो संख्याएं हैं केवल यही पूर्ण संख्याएं हैं, और इधर वाली संख्याएं -1 -2 -3 यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इन पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आते हैं। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, लेकिन यदि इसका उल्टा दे दिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है तो वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो ये कथन इस तरह से असत्य हो जाता है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले तो देखो परिमेय संख्या होती क्या है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो हमने वहाँ पर लिखी हुई हैं।
परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में, जैसे 1/2 है, 3/6 है, 4/5 है या 2/5 है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं इनको। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं वो भी हम लिख चुके हैं पहले, 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे ऐसे चलती रहती हैं। तो अगर हम इसमें देखें 1/2, 3/6 ये पॉइंट्स में आ जाएंगे और ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनमें से केवल कुछ ही, जैसे कि केवल 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2, 3, 4 आ जाए, तो वो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन जो परिमेय संख्याएं इस फॉर्म में हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन हमारा ऐसा है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है। ये चैप्टर 1 में संख्या पद्धति हमने किया और संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसे सभी बच्चे अपने अपनी कॉपीज़ में करेंगे।